हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, एक नए सेशन में आप सभी का स्वागत करते हैं और साथ ही साथ मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो क्लास होने वाला है दोस्तों इलेक्ट्रिकल का, और इलेक्ट्रिकल में क्लास नंबर जो होगा दोस्तों ये 26 नंबर शायद क्लास होगा। आप लोग प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। और मैं बता दूं कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ आज का जो प्रश्न होने वाला है दोस्तों सभी प्रीवियस पेपर होगा। बीएसपीएससीएल का भी प्रश्न जो पूछा गया है वो भी होगा, और साथ ही साथ यूपीपीसीएल टी2 में जो पूछा गया है वो भी प्रश्न आपको लोगों को देखने को मिलेगा। और मैं बता दूं दोस्तों कि ये प्रश्न जो है, आप लोग कहिएगा कि बीएसपीएससीएल का एग्जाम है और करा रहा है यूपीपीसीएल का प्रश्न। तो देखिए, इसका जो पैटर्न का लेवल जो है ना एग्जाम का, सेम लेवल है, इससे कुछ आगे जाएगा ही नहीं। और कंप्यूटर की अगर बात किया जाएगा तो 75% यानी कि, ठीक है, 75 से 95% कह लीजिए कि सेम, यानी कि जो उसका जो लेवल है यानी कि यूपीपीसीएल टी2 का बीएसपीएससीएल में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न जो दिया हुआ है क्वेश्चंस में कह रहा है कि सप्लायर फ्यूज को सील किया जाता है। सील का मतलब क्या, यानी कि जो लगाते हैं सप्लायर फ्यूज को, वो कहाँ पे हम लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मेनली रूप से अगर फ्यूज की अगर बात किया जाएगा तो फ्यूज की सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है फ्यूज में, तो इसका यानी कि कैपेसिटी पूछा जाता है। तो फ्यूज का जो कैपेसिटी होता है या फ्यूज का जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है, ठीक है, फ्यूजिंग यानी कि फैक्टर जो होता है फ्यूज का, वो 1 से ज़्यादा होता है। अब 1 से कितना ज़्यादा होता है, तो 1.1 से लेकर के 1.45 के बीच, यानी कि इसको रखा गया है। ये डाटा आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि इसका जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है 1 से कभी भी कम नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब रही बात की फ्यूज का जो वर्क होता है दोस्तों, वो शॉर्ट सर्किट से बचाता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या हुआ कि अगर सर्किट से काफ़ी ज़्यादा धारा अगर बह रहा है तो उस समय में क्या होगा भाई, फ्यूज जो है अब ऑटोमेटिक, ठीक है, क्या होता है, तो ऑटोमेटिक जो है अपने आप क्या होता है, तो जल जाता है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न पे अब देखते हैं। प्रश्न में पूछा है क्या, तो शील्ड जो फ्यूज को जो लगाया जाता है दोस्तों, वो एनर्जी मीटर के बाद लगाया जाता है। क्या, तो एनर्जी जो मीटर होता है यानी कि घर में जो लगाया जाता है उसके यानी कि बाद लगाया जाता है। अब रही बात की एनर्जी मीटर का, ठीक है, तो एनर्जी मीटर के लिए मैं बता दूं दोस्तों, तो एनर्जी मीटर जो होता है दोस्तों, ये एक प्रकार का इंटीग्रेटिंग टाइप का यंत्र है। किस प्रकार का, तो इंटीग्रेटिंग टाइप का यंत्र है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, और बार बार पूछा भी गया है। अब रही बात कि इंटीग्रेटिंग का मतलब क्या हुआ, तो ये बार बार यानी कि मान को क्या करता है, इकट्ठा करके रखता है। ठीक है, कैलकुलेट करके रखता है। आप लोगों के घर में भी मीटर लगा होगा बिजली का, तो उसमें देखिएगा अगर बिजली बिल निकालने आते हैं तो क्या करता है, वो फंक्शन होता है बिजली बिल निकालने का, और एक क्लिक पे क्या होता है कि सारा जो बिल होता है मंथली का, वो आपको यानी कि कैलकुलेट करके वो दे देता है कि इतना यूनिट खर्च हुआ है आपका, यानी कि इतना पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक प्रकार का होता है, इंटीग्रेटिंग टाइप का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि मानव शरीर से गुजरने वाली धारा से कोई सनसनाहट महसूस नहीं होती है। सीधा सीधा बात यह है कि सनसनाहट का मतलब क्या, यानी कि झटका का महसूस नहीं होना। ठीक है, झटका का यानी कि महसूस नहीं होना। और झटका का महसूस कब नहीं होगा, जब काफ़ी, है ना, जब यानी कि काफ़ी कम मात्रा में, ठीक है, काफ़ी कम मात्रा में यानी कि करंट का झटका कोई भी व्यक्ति को लगे। ठीक है, काफ़ी कम मात्रा में करंट का झटका कोई व्यक्ति को लगे तो क्या होगा कि झटका का महसूस यानी कि सनसनाहट का महसूस जो है नहीं होगा। तो हम देखिए दोस्तों, ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आप लोग एक ऑप्शन के हिसाब से चेक कीजिएगा, और ऑप्शन में सबसे छोटा जो वैल्यू रहेगा उसे ही हम क्लिक कर देंगे अगर कुछ भी नहीं आता है तो। ये ट्रिक आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे छोटका वैल्यू जो है 1 माइक्रो एम्पियर से कम। तो 1 माइक्रो एम्पियर जो है अकॉर्डिंग टू 1 से 8, यानी कि 1 और 8 में यानी कि 12, तो 8 वाला है तो इसको छोड़ दीजिए। और 8 और 15 में 1 से भी ये भी बड़ा है, और 1 से यानी कि 15 और 50 वाला भी बड़ा है। तो सबसे छोटका वैल्यू जो है ये 1 माइक्रो एम्पियर से कम वाला है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 3 फेज घरेलू इलेक्ट्रिकल वायरिंग में निम्नलिखित में से स्विच का प्रयोग किया जाता है। किसका कह रहा है भाई, तो 3 फेज की बात कर दिया है। और 3 फेज में दोस्तों इलेक्ट्रिकल वायरिंग का, तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग में दोस्तों 3 फेज में जो हम प्रयोग करते हैं वो आईसी टीपी का प्रयोग करते हैं। किसका, आईसी और टीपी का प्रयोग करते हैं।
तो आईसीटीपी का फुल फॉर्म ही एग्जाम में आता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो आई का मतलब तो आयरन होता है और सी का मतलब क्लेड होता है। तो आयरन क्लेड जो होता है, आयरन क्लेड ट्रिपल पोल होता है। क्या होता है? आयरन क्लेड ट्रिपल पोल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म। और ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। और रही बात एमसीबी, तो एमसीबी का वर्क क्या होता है भाई, और इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं? तो एमसीबी का जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये घरों में किया जाता है। ठीक है, किस में किया जाता है? तो घरों में किया जाता है। ठीक है, और ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि अगर एमसीबी एक बार जो है खराब होने के बाद क्या हम उसे मरम्मत कर सकते हैं? तो जी नहीं, एमसीबी अगर एक बार खराब हो गया है तो उसे हम दोबारा मरम्मत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, आईसीटीपी। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो एचआरसी फ्यूज प्रदान करता है। तो एचआरसी फ्यूज जो प्रदान करता है दोस्तों, वो शॉर्ट सर्किट से, ठीक है, क्या? तो शॉर्ट सर्किट से यानी कि बचाता है। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या? तो भाई अति उच्च धारा। क्या? तो अति यानी कि उच्च धारा, और अति उच्च धारा से जो बताता है दोस्तों, वो एचआरसी फ्यूज ही बचाता है। एचआरसी फ्यूज या कोई भी फ्यूज, ठीक है, जो मेनली रूप से फ्यूज का जो प्राथमिक जो कार्य है वो ओवर करंट से बचाना। ठीक है, अब रही बात कि एचआरसी फ्यूज का जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है 1.45 होता है। कहीं कहीं आपको 1.44 भी लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये डाटा यानी कि फिक्स्ड वाला वैल्यू तो नहीं कह सकते हैं, हर बुक में अलग अलग मिल जाएगा, लेकिन एग्जामिनर जो पूछेगा कोई एक ही पूछेगा। तो ये जो बचाता है दोस्तों, ये शॉर्ट सर्किट से बचाता है, जो कि ऑप्शन यानी कि बी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। और कोई कोई बुक पढ़िएगा आप लोग, तो उसमें दिया रहता है कि फ्यूज जो बचाता है ओवरलोड से भी बचाता है। ठीक है, तो अगर आप लोग कहीं भी एग्जाम अगर देने जा रहे हैं, अगर ऑप्शन में शॉर्ट सर्किट हो तो पहले आप लोग उसको टिक कीजिएगा। अगर शॉर्ट सर्किट नहीं दिया है तब ओवर वोल्टेज या ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करता है। ये ध्यान में रख लीजिएगा, माइंड में हमेशा सेट करके लिख लीजिएगा। अब रही बात की अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, तो अर्थ फॉल्ट के लिए हम ईएलसीबी का प्रयोग करते हैं। ईएलसीबी, इसका जो फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, और इसके बराबर जो होता है, इक्वल जो होता है, आरसीबी होता है। क्या होता है? आरसीबी होता है। ठीक है, और ये किस प्रकार का डिवाइस है? तो ये यानी कि ईएलसीबी जो है वोल्टेज सेंसिंग डिवाइस है। ठीक है, और ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि नियमानुसार किसी स्थापन में क्षरण धारा जो है पूर्ण भार धारा के कितने भाग से अधिक नहीं होना चाहिए? क्षरण धारा का मतलब क्या? तो लीकेज करंट। और लीकेज करंट की अगर बात किया जाएगा दोस्तों, तो 1/, यानी कि 5000 से ज़्यादा, यानी कि 5000 से ज़्यादा जो है नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो क्या करेगा? आपूर्तिकर्ता जो है बिजली का कनेक्शन देने से यानी कि मना कर देता है। मना अब क्यों करता है? क्योंकि लीकेज करंट अगर ज़्यादा होता है तो बहुत सारा लॉसेस जो है यानी कि बिजली डिपार्टमेंट को झेलना पड़ता है। साथ ही साथ यानी कि अगल बगल वातावरण को भी क्या करता है भाई? खतरे के खिलाफ ये सीधा सीधा बात है कि संकेत देता है। तो अगर 1/5000 से ज़्यादा है तो ये कनेक्शन देने से मना करता है। और ये रूल जो है यानी कि आई रूल जो है यानी कि 49 में दिया हुआ है। इस बात को आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, घरेलू वायरिंग में सामग्री और केबल का आंकलन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, अगर घरेलू वायरिंग हम कर रहे हैं तो उसमें किस किस का यानी कि आवश्यकता होता है? ए में कह रहा है कि डायग्राम का, बी में कह रहा है कि इंस्टॉलेशन और परिपथ चित्र का, तो बात तो सही है भाई। सी में कह रहा है कि भवन योजना का, तो बिल्डिंग प्लान से क्या मतलब है भाई? वायरिंग चित्र और परिपथ चित्र। क्या कह रहा है? वायरिंग डायग्राम एंड सर्किट डायग्राम। ये भी बात तो सही लग रहा है। अब यानी कि बी और सी यानी कि डी में यानी कि बहुत स्टूडेंट को क्या हो जाएगा? तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब कन्फ्यूजन वाली बात तो है, लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, वायरिंग हम करते हैं तो वायरिंग चित्र का हमको सबसे पहले यानी कि आवश्यकता होगा, और साथ ही साथ यानी कि किस हिसाब से सर्किट डिजाइन किया गया है उसका यानी कि आवश्यकता पड़ने वाला है। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ए में कह रहा है स्थापना, तो इंस्टॉलेशन प्लान जो है यहाँ पे यानी कि गलत हो जाएगा, लेकिन परिपथ चित्र जो है ये सही दिया हुआ है। तो एक से तो नहीं होगा भाई, पूरा यानी कि जो दिया हुआ है ऑप्शन वो पूरा सही होना चाहिए 100%। ठीक है, तो इसको मान सकते हैं कि 70% सही है भाई, ना 30% गलत दिया है, लेकिन ये जो दिया है वो 100% पूरा सही है। तो 100% वाला को हमको करना पड़ेगा, तभी 1 नंबर मिलेगा। चलिए
अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, घरेलू वायरिंग में स्विच संदेह फेज में लगाया जाता है, न्यूट्रल में नहीं, इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए दोस्तों, अगर फ्यूज को कहाँ हमेशा फेज में लगाते हैं, किस में? तो फेज में लगाया जाता है। फेज में क्यों लगाया जाता है? क्योंकि झटके से बचाएगा और साथ ही साथ क्या हो जाएगा कि व्यक्ति का जो सुरक्षा हो जाएगा, फेज में लगाने से बढ़ जाता है व्यक्ति का सुरक्षा। अगर फेज में नहीं लगाएंगे तो यानी कि यहाँ पे घटना की संभावना यानी कि बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? घटना की संभावना यानी कि बढ़ जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। अब कह रहा है कि व्यक्ति की सुरक्षा, तो राइट आंसर ऑप्शन यही सही हो जाएगा, अदर ऑप्शन पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्नों को अच्छा से समझे होंगे। कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।